हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेवाड़ का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के कुछ बड़े टॉपिक्स हैं, कुछ रियासतें हैं ऐसी हैं जिनका जो इतिहास है वो बहुत वाइड है। मेवाड़ का इतिहास है, मारवाड़ का इतिहास है, आमेर का इतिहास है, ये सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो आज हम सबसे बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेवाड़ का इतिहास, और इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पुट ऑन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये वैसे भी बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं राजस्थान के इतिहास को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं मेवाड़ का इतिहास। सबसे पहले तो हेडिंग डाल देते हैं, मेवाड़ का इतिहास। वैदिक पीरियड के बाद में आते हैं जनपद और महाजनपद। उसी में से एक जनपद था शिवी जनपद, जिसका नाम क्या था? शिवी जनपद। शिवी जनपद, इस शिवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका। माध्यमिका। बाद में शिवी जनपद को क्या कहा जाने लगा? प्रागवाट या मेघवाट। और वर्तमान में क्या कहा जाता है इसी क्षेत्र को या इस जनपद को? मेवाड़। मेवाड़ का प्रारंभिक नाम क्या था? शिवी। यहाँ जो माध्यमिका हमने लिखा है, राजधानी माध्यमिका, इसका वर्तमान नाम क्या है? इसको वर्तमान में कहा जाता है चित्तौड़। क्लियर? मेवाड़ में आरंभ में शासन कौन करता है? आरंभ में शासन किया मौर्यों ने, और मौर्य का ही एक शासक था, मौर्य वंश का शासक चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य। इसने चित्रकूट पर्वत पर, मेसा के पठार पर, मेसा का पठार, एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जो कि आज के टाइम का सबसे फेमस दुर्ग है राजस्थान का और इम्पोर्टेंट भी है। वो दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर ही चित्रांगद मौर्य का एक वंशज था जो कि शासन कर रहा था। कब? 734 ईस्वी में, और उसका क्या नाम था? मान मौर्य। इधर 566 ईस्वी में गुहिलादित्य, और गुहिलादित्य किसका पुत्र था? शिलादित्य व पुष्पावती का पुत्र। ये 6ठी शताब्दी में गुहिल वंश की स्थापना कर देता है। कहाँ पर? नागदा में। गुहिल वंश की स्थापना कर देता है कहाँ पर? नागदा में। बाद में इस गुहिलादित्य का ही एक वंशज शासक बनता है और उसका नाम आता है कालभोज। कालभोज। कालभोज का जो बचपन का नाम था वो क्या था? बप्पा। बचपन का नाम बप्पा। कालभोज शिष्य था हारित ऋषि का, और हारित ऋषि की ही गाय चराता था। मान्यता है कि उसमें से एक गाय पत्तों से भरे हुए एक ढेर पर रोज दूध दूध के आती थी, और जिसका पीछा किया था कालभोज ने, और जब इसने पत्तों का वो ढेर हटाया तो देखा वहां पर शिवलिंग थी, और उस शिवलिंग के बाद में इन्होंने स्थापना की और एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि जो एकलिंगनाथ जी के मंदिर की जो शिवलिंग है वो यही थी जहाँ जो कि कालभोज को मिली थी। कालभोज ने मान मौर्य पर आक्रमण का निश्चय किया, हारित ऋषि से आशीर्वाद लिया, और हारित ऋषि ने इसको उपाधि दी, और उपाधि कौन सी दी थी? रावल की। बाद में पूरा नाम क्या कहा जाने लगा? बप्पा रावल। तो बाद में नाम क्या हो गया? बाद में नाम हो गया बप्पा रावल। बप्पा तो बचपन का नाम, और रावल उपाधि किसने दी थी? हारित ऋषि ने। और हारित ऋषि के आशीर्वाद स्वरूप ही इन्होंने मान मौर्य पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके जीत हासिल की और जीत गए, और फिर चित्तौड़ में
8वीं शताब्दी में गुहिल वंश की स्थापना कर दी। चित्तौड़ में 8वीं शताब्दी में गुहिल वंश की स्थापना कर दी। अभी हमने स्टार्ट किया है मेवाड़ का इतिहास। सबसे पहले शुरू कहाँ से किया था? शिवी जनपद से। जनपद काल और महाजनपद युग जब था तब एक जनपद का नाम था शिवी और उसकी राजधानी थी माध्यमिका। शिवी का ही नाम बाद में हो जाता है प्रागवाट, फिर नाम हो जाता है मेघवाट और फिर नाम वर्तमान में क्या हो जाता है? मेवाड़। शिवी की राजधानी थी माध्यमिका और माध्यमिका को ही वर्तमान में क्या कहा जाता है? चित्तौड़। 566 ईस्वी में गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर? नागदा में। इधर मेवाड़ में आरंभ में शासन किया था मौर्यों ने, बाद में और मौर्य वंश का ही एक शासक चित्रांगद मौर्य क्या बन जाता है? और बाद में मौर्य वंश का ही शासक चित्रांगद मौर्य चित्रकूट पर्वत पर मेसा के पठार पर एक दुर्ग का निर्माण करवाता है। उस दुर्ग का नाम क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बाद में इसका वंशज शासन करता है मान मौर्य 734 ईस्वी में। इधर गुहिलादित्य का वंशज शासक बनता है जिसका नाम है कालभोज। कालभोज का बचपन का नाम बप्पा। शिष्य था किसका? हारित ऋषि का, और हारित ऋषि ने इसको उपाधि दी थी रावल की। हारित ऋषि गाय चराता था। इसने आक्रमण कर दिया मान मौर्य पर, विजय हासिल की और चित्तौड़ में 8वीं शताब्दी में गुहिल वंश की स्थापना कर दी। बाद में कालभोज को ही क्या कहा जाने लगा? बप्पा रावल। अब बाद में हम बात करते हैं कालभोज की। कालभोज का अधिकार हो जाता है चित्तौड़गढ़ पर और शासक बन जाते हैं ये चित्तौड़ के। कालभोज की तुलना सीबी वेद ने चार्ल्स मार्टल से की है, या सीबी वेद ने कालभोज को चार्ल्स मार्टल कहा है। कालभोज ने ही एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया और चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में क्या कहा कि चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में क्या कहा कि आज से मेवाड़ के राजा एकलिंग नाथ जी रहेंगे तथा मैं और मेरे वंशज मेवाड़ के दीवान रहेंगे। एकमात्र यही कारण रहा कि पूरी राजस्थान में एकमात्र मेवाड़ ऐसी रियासत रही है जिसके शासक हाथ में तलवार की जगह भाला रखते थे, क्योंकि जो दीवान होते हैं या द्वारपाल होते हैं वो हाथ में भाला रखते हैं। इसलिए इन्होंने और इनके सभी वंशज ने एकलिंग नाथ जी को तो मेवाड़ का राजा माना है और स्वयं को यहाँ का दीवान माना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कालभोज के समय की। तो कालभोज ने सर्वप्रथम राजस्थान में सोने व तांबे के सिक्के चलवाए। इनका जो शरीर था वो इतना विशालकाय था कि ये 35 हाथ की तो धोती और 16 हाथ का दुपट्टा धारण करते थे। एक ही बार में 2 भैंसों की बलि दे देते थे और 4 बकरे चट कर जाते थे। इनके खड़ग का वजन था 32 मन और उस समय में इनके पास जो सैनिक थे वो कितने थे? 1,72,000। सैन्य शक्ति भी इनकी भयंकर थी। और कहा जाता है कि जब कालभोज की मृत्यु हो जाती है और इनके शव से जब कफन हटाया जाता है तब इनका शरीर नहीं मिलता है बल्कि वहां पर फूल मिलते हैं। तो कालभोज की समाधि कहाँ पर है? तो कालभोज की समाधि है या कालभोज की छतरी कहाँ पर है? तो वो है नागदा में। नागदा। तो अभी हमने पढ़ा है कालभोज के बारे में। सबसे पहले तो हमने देखा था कालभोज किसके वंशज है? गुहिल वंश के वंशज है। और कालभोज ने मान मौर्य को पराजित किया है अपने गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से। मान मौर्य को पराजित करके 8वीं शताब्दी में कहाँ पर शासन करते हैं? चित्तौड़गढ़ पर। और चित्तौड़गढ़ में शासन करते हैं और कहते हैं कि आज से मेवाड़ के राजा कौन होंगे? एकलिंग नाथ जी, और मैं और मेरे वंशज यहाँ के क्या होंगे? दीवान, और एकलिंग नाथ जी के मंदिर की स्थापना कर देते हैं। सीबी वेद इनकी तुलना चार्ल्स मार्टल से करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के तथा तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? कालभोज ने। इनका शरीर इतना विशालकाय था कि ये 35 हाथ की तो धोती धारण करते थे और 16 हाथ का दुपट्टा।
एक ही बार में 2 भैंसों की बलि दे देते थे और 4 बकरे एक साथ में चट कर जाते थे। खड़क का वजन था इनका 32 मन और 1,72,000 सैनिक थे इनके, सैन्य शक्ति थी इनके पास में। और काल भोज की छतरी वर्तमान में कहाँ है? नागदा में। मेवाड़ के शासकों को ही क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। मेवाड़ के शासकों को क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज। और जो मेवाड़ के राज चिन्ह है, मेवाड़ के राज चिन्ह के नीचे क्या अंकित है? जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। राज चिन्ह के नीचे क्या अंकित है? ये एक सेंटेंस अंकित है। मेवाड़ के जितने भी शासक होते हैं, जब वे अपनी राजधानी को छोड़ते हैं, अपनी राजधानी को छोड़ते समय वे एकलिंगनाथ जी से अनुमति लेते हैं। अपनी राजधानी छोड़ते समय एकलिंगनाथ जी से अनुमति लेते हैं। और इस रिवाज को ही क्या कहा जाता है? आस का लेना। आस का लेना। क्या वापस रिपीट करते हैं हम। मेवाड़ के शासकों को क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। और इनके राज चिन्ह पर क्या अंकित है? जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। मेवाड़ के शासक अपनी राजधानी को छोड़ते समय एकलिंग जी से अनुमति लेते हैं और इसी रिवाज को क्या कहा जाता है? आस का लेना। नेक्स्ट शासक बनते हैं कालभोज के बाद अल्लट। अल्लट को ही ख्यातों में क्या कहा गया है? ख्यातों में इनका नाम है आलू रावल। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हूण एक विदेशी जाति है। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया और यह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाया। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय विवाह अल्लट और हरिया देवी का था। तो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था? भारत के संदर्भ में देखें, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था? ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य व हेलेना के बीच। वैसे देखें तो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह तो रावण और मंदोदरी का हुआ होगा, लेकिन भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का माना है। आलू रावल ने ही नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की। नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की। क्या होती है नौकरशाही व्यवस्था? इसका मतलब होता है पद व्यवस्था, जो कि वर्तमान में है डीएम, एडीएम, एसडीएम, ये सब जैसे कि पद व्यवस्था अभी भी चल रही, कलेक्टर प्रणाली, उसी को क्या कहा जाता था? नौकरशाही। तो ये व्यवस्था किसने राजस्थान में प्रारंभ की थी? यहाँ पर लिख देते हैं राजस्थान में। प्रारंभ करने वाले कौन थे? अल्लट या आलू रावल। पद व्यवस्था या कलेक्टर प्रणाली। आलू रावल ने ही अपनी राजधानी, दूसरी राजधानी किसको बनवा दिया? दूसरी राजधानी बना दी आहड़ को। आहड़ भी मेवाड़ में ही है। तो ये था आलू रावल के बारे में। आलू रावल को ख्यातों में क्या कहा गया? अल्लट को ख्यातों में क्या कहा गया? आलू रावल। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाया। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के साथ बीच हुआ था। नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की राजस्थान में किसने? अल्लट ने। नौकरशाही व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? पद व्यवस्था या कलेक्टर प्रणाली। अपनी दूसरी राजधानी बनाया अल्लट ने किसको? आहड़ को। नेक्स्ट शासक बनता है शक्ति सिंह। इस शक्ति सिंह से मेवाड़ छीना।
मेवाड़ छीना किसने? परमार शासक मुंज ने। बाद में इसका वंशज शासक बनता है भोज परमार, और भोज परमार एक शिव मंदिर का निर्माण करता है जिसका नाम रखता है त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर। बाद में यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाता है और इसका जीर्णोद्धार कराता है मोकल। जीर्णोद्धार कौन कराता है? मोकल। मोकल मेवाड़ का ही शासक है, आगे आएगा, कुंभा के पिताजी ये मोकल। जीर्णोद्धार कराता है और इस मंदिर का नाम बदल कर क्या कर देता है? समिद्धेश्वर शिव मंदिर। तो समिद्धेश्वर शिव मंदिर नाम किसने रखा? मोकल ने। बाकी इसका एक्चुअल नाम क्या था? त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर। बाद में भोज परमार से चित्तौड़ छीन लेता है या मेवाड़ छीन लेता है कौन? वापस गुहिल वंश के ही शासक वापस मेवाड़ कौन छीन लेता है? गुहिल वंश के ही शासक रण सिंह। अब इन रण सिंह के दो पुत्र थे, क्षेम सिंह और दूसरा राहब। अब यहां से मेवाड़ की दो मुख्य शाखाएं निकलती हैं। पहली तो रावल शाखा की स्थापना कौन कर देता है? क्षेम सिंह, रावल शाखा। और राहब क्या करते हैं? सिसोदिया गांव बसाते हैं। और राहब क्या करते हैं? सिसोदा गांव बसाते हैं, सिसोदिया वंश की स्थापना करते हैं और राणा शाखा की स्थापना करते हैं। अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ मेवाड़ के शासकों के नाम के आगे हमें रावल मिलता है और कुछ मेवाड़ के शासकों के आगे राणा महाराणा मिलता है। तो किन के आगे राणा लगेगा? जो कि राहब के वंशज होंगे, और जो क्षेम सिंह के वंशज होंगे उनके नाम के आगे रावल मिलेगा। फिर बाद में क्षेम सिंह के बाद इन्हीं का पुत्र शासक बनता है सामंत सिंह। सामंत सिंह के बाद शासक बनते हैं इनके पुत्र जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बाद शासक बनते हैं इनके पुत्र तेज सिंह। तेज सिंह के बाद शासक बनते हैं इनके पुत्र समर सिंह। और समर सिंह के बाद शासक बनते हैं रतन सिंह, रावल रतन सिंह। इन समर सिंह का ही दूसरा पुत्र था, वो था कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण कहाँ चला जाता है? नेपाल। और नेपाल में ये रावल वंश या गुहिल वंश की स्थापना कर देते हैं, नेपाल चले जाते हैं। और मेवाड़ के शासक कौन बन जाते हैं? रतन सिंह। अब इनमें इंपॉर्टेंट चीजें बहुत छोटी छोटी सी हैं, जैसे कि जैत्र सिंह के समय इल्तुतमिश ने बार बार नागदा पर आक्रमण किया था, उस युद्ध को क्या कहा गया? तेज सिंह की रानी ने कौन सा ग्रंथ चित्रित करवाया था, उसका चित्रकार कौन था, और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर जो मेवाड़ का इतिहास शुरू होता है वो होता है रतन सिंह से। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं जो हमने अभी देखा है कि शक्ति सिंह से मेवाड़ कौन छीनता है? अल्लट के बाद शासक बनता है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह से मेवाड़ छीनता है परमार शासक मुंज। इसका एक वंशज शासक बनता है भोज परमार, और ये एक मंदिर का निर्माण करवाता है त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार बाद में कौन करता है? मोकल, और नाम बदल के कर देता है समिद्धेश्वर शिव मंदिर। भोज परमार से शासक मेवाड़ छीनता है कौन? रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र थे, क्षेम सिंह और राहब। राहब ने राणा शाखा की स्थापना की और क्षेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की। चित्तौड़ में क्षेम सिंह का ही पुत्र शासक बनता है सामंत सिंह। सामंत सिंह के बाद इसका पुत्र जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बाद पुत्र तेज सिंह, और तेज सिंह के बाद समर सिंह शासक बनते हैं। और समर सिंह के बाद इनके दो पुत्र थे, जिसमें से रतन सिंह तो मेवाड़ के शासक बनते हैं, और कुंभकर्ण नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। अब हम बात करते हैं जैत्र सिंह की। जैत्र सिंह मेवाड़ में जब जैत्र सिंह थे तब दिल्ली में सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। और ये इल्तुतमिश बार बार
नागदा पर आक्रमण कर देता था, बार बार आक्रमण कर देता था। और ये आक्रमण कब किए थे? 1222 से लेकर 1229 के बीच लगातार इसने युद्ध किए थे। उन सभी युद्धों को क्या कहा गया? भूतला का युद्ध। परेशान होकर जैत्र सिंह ने नागदा को अपनी राजधानी हटाकर अपनी नई राजधानी किसको बना दिया? चित्तौड़ को। चित्तौड़ को बना दिया। जैत्र सिंह के ही बारे में या जैत्र सिंह की ही प्रशंसा में जीएच ओझा, पूरा नाम क्या है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इतिहासकार है ये, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा जैत्र सिंह की प्रशंसा में क्या कहते हैं? जैत्र सिंह की प्रशंसा में कहते हैं कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों में से, दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय पूरे राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? जैत्र सिंह। शक्तिशाली राजा जैत्र सिंह था, जिसकी प्रशंसा स्वयं विपक्षी भी करते थे, जिसकी प्रशंसा स्वयं विपक्षी भी करते थे। ये स्टेटमेंट किसका है? जीएच ओझा का है। जैत्र सिंह पर आक्रमण कौन करता था बार बार? इल्तुतमिश। कब से कब तक? 1222 से लेकर 1229 तक लगातार आक्रमण किए। इन्हीं युद्धों को क्या कहा गया? भूतला का युद्ध। इसी का परिणाम निकला कि जैत्र सिंह ने परेशान होकर नागदा को अपनी राजधानी हटा दिया और नई राजधानी किसको बना दिया? चित्तौड़ को। जीएच ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा में क्या कहा? दिल्ली के गुलाम सुल्तानों या गुलाम वंश का जब शासन था तब पूरे राजस्थान का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? जैत्र सिंह, जिसकी प्रशंसा स्वयं विपक्षी भी करते थे, जिसकी प्रशंसा स्वयं विपक्षी भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी एक तेज सिंह की। तेज सिंह, और तेज सिंह की रानी थी जेतली। इस जेतली ने 1260 में एक ग्रंथ चित्रित करवाया जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण। यह राजस्थान के चित्रकला के क्षेत्र का पहला कदम था, जिस ग्रंथ का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण। इसका जो चित्रकार था वो कौन था? तो इसका चित्रकार था कमलचंद्र। चित्रकार कौन था? कमलचंद्र। और इसी को राजस्थान का प्रथम ताम्रपत्र पर चित्रित ग्रंथ कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? राजस्थान का प्रथम ताम्रपत्र पर चित्रित ग्रंथ। जेतली ने पार्श्वनाथ जी मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट किया। जेतली ने पार्श्वनाथ जी का मंदिर बनवाया था, पार्श्वनाथ जैन मंदिर बनवाया। ये एक छोटा सा फैक्ट था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट को कंबाइन करके। क्या है कि तेज सिंह की रानी जेतली ने 1260 में एक ग्रंथ चित्रित करवाया था और उस ग्रंथ का नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण। इसके चित्रकार है कमलचंद्र और राजस्थान का प्रथम ताम्रपत्र पर चित्रित ग्रंथ कहा गया। जेतली ने ही पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया। अब इसके बाद में तेज सिंह के बाद में शासक बनता है सामंत सिंह, और सामंत सिंह के बाद अब इस तेज सिंह के बाद शासक बनता है समर सिंह, और समर सिंह के बाद शासक बनता है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह पर आक्रमण कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, और क्यों करता है, उसके कारण क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब जैत्र सिंह के बाद शासक बनता है इसका पुत्र समर सिंह, और समर सिंह के बाद शासक बनते हैं उनके पुत्र रतन सिंह। और समर सिंह के दो पुत्र थे, जिसमें से एक जो कुंभकर्ण था वो नेपाल चला जाता है और वहां पर गोइल वंश की स्थापना करता है, और रतन सिंह अब शासक बनते हैं किसके? मेवाड़ के, रतन सिंह। और रतन सिंह के नाम के आगे राणा लगेगा या रावल, तो क्लियर है कि ये शेम सिंह के वंशज है, इसलिए इनके नाम के आगे रावल लगेगा। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। और रतन सिंह के समकालीन यहाँ दिल्ली का शासक कौन था?
अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपनी कौन सी नीति, साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति के तहत किस पर आक्रमण करता है, चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ पर आक्रमण कब करता है, आक्रमण के लिए दिल्ली से रवाना होता है, और रवाना होता है ये 28 जनवरी 1303 को। और चित्तौड़ पर अधिकार कब कर लेता है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है ये 26 अगस्त 1303 को। इस युद्ध में रावल रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, और रतन सिंह के दो सेनापति गोरा और बादल, ये दोनों भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ ऐतिहासिक जौहर रचा, ऐतिहासिक जौहर। और इसी उपलक्ष्य में कब, चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन जौहर मेला लगता है, कहाँ, चित्तौड़ में, जौहर मेला। अब अधिकार किसका हो जाता है चित्तौड़ पर, चित्तौड़ पर अधिकार अब हो जाता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ का कार्यभार किसको सौंप देता है, या चित्तौड़ का शासक बना देता है अपने ही बेटे खिज्र खां को, खिज्र खां को। और खिज्र खां चित्तौड़ का नाम चेंज करके क्या कर देता है, खिजराबाद, खिजराबाद। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो पूरी रामायण थी वो किसके अनुसार थी, क्योंकि हमने तो कुछ और ही सुना है, रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, लेकिन इसको साम्राज्यवादी नीति और इतना सिंपल तरीके से किसने माना, वो हम बात करते हैं। तो एक लेखक है इतिहासकार अमीर खुसरो। इस अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खेजाइन उल फतूह, खेजाइन उल फतूह या तारीख ए अलाई, इस ग्रंथ में इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया या जीवंत वर्णन किया है। किसने, अमीर खुसरो ने आंखों देखा वर्णन। लेकिन 1540 में एक ग्रंथ आता है पद्मावत, और ये पद्मावत ग्रंथ को लिखने वाले कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। किसके दरबारी कवि थे, शेरशाह सूरी के। तो इस ग्रंथ में क्या माना गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण रानी पद्मिनी को पाने के लिए किया था। इस ग्रंथ में रानी पद्मिनी की पूरी सौंदर्य की का वर्णन किया गया है, किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी उसकी एक झलक देखने के लिए भी तरस गया था, और किस तरह से उसको रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। गोरा बादल कैसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये पूरी जो स्टोरी है वो संजय लीला भंसाली की मूवी में अच्छे से बताई हुई है। तो वो जो मूवी है वो पूरी इसी पर बेस्ड है, किस पर, पद्मावत ग्रंथ पर। इस ग्रंथ में क्या माना गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस ग्रंथ में ही रानी पद्मिनी को चित्तौड़ को शरीर, रतन सिंह को चित्तौड़ का हृदय यानी हृदय, पद्मिनी को बुद्धि, और अलाउद्दीन खिलजी को माया कहा गया है। शरीर कहा गया चित्तौड़गढ़ को, और उस शरीर का जो हृदय बसता था वो कौन था, तो वो हृदय था रतन सिंह। और बुद्धि किसे माना गया है, तो रानी पद्मिनी को माना गया है। पद्मिनी को क्यों माना गया है, क्योंकि जो मूवी थी पद्मावत, उसमें भी हमने देखा था कि रानी पद्मिनी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक बार के लिए तो अलाउद्दीन खिलजी के चंगुल से छुड़ा कर ले आई थी रतन सिंह जी को। माया कहा है अलाउद्दीन खिलजी को,
ये जो पूरी स्टोरी थी वो किस पर बेस्ड थी? पद्मावत ग्रंथ पर। बाकी खेजाइन और पतु में ऐसी किसी भी बात के बारे में चर्चा नहीं करी है, उसमें केवल नॉर्मल सिंपल सी बात कही है कि साम्राज्यवादी नीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, बस इतना सही बताया। एक इतिहासकार है और उन इतिहासकार का नाम है फरिश्ता, और उसकी बात सुन के वास्तव में लगता है कि वो फरिश्ता ही था। फरिश्ता का ग्रंथ है तारीख-ए-फरिश्ता। इसने अपने ग्रंथ में रानी पद्मिनी को रतन सिंह की पत्नी नहीं बल्कि पुत्री माना है। पूरी दुनिया मानती है कि रानी पद्मिनी रतन सिंह जी की पत्नी थी, और ये मिस्टर जो है फरिश्ता वो ये मानते हैं कि रानी पद्मिनी रतन सिंह की पुत्री थी, पत्नी नहीं थी। और एक महान इतिहासकार है कर्नल जेम्स टॉड। वैसे तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट रहा है इनका राजस्थान के इतिहास को लिखने में, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो मिस्टेक्स हुई है, जिसमें से एक ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कर्नल जेम्स टॉड की कि इन्होंने पद्मिनी को रतन सिंह की नहीं बल्कि भीम सिंह की पत्नी माना है, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कैसे किया और कब अधिकार किया था अपने, उसके बाद में शासक किसको बनाया था, वहाँ का शासक जब आक्रमण किया था तब मेवाड़ में शासक कौन थे, और वीरगति को कैसे प्राप्त हुए थे। रानी पद्मिनी ने जौहर किया कितनी महिलाओं के साथ, 1600 महिलाओं के साथ। इसी उपलक्ष्य में जौहर मेला लगता है कब? चैत्र कृष्ण एकादशी। रिपीट करते हैं इसको। चित्तौड़ में शासक थे रावल रतन सिंह और इधर दिल्ली में शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और साम्राज्यवादी नीति के तहत इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 28 जनवरी 1303 को, और अधिकार कर लिया कब? 26 अगस्त 1303 को। रतन सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, घोड़ा बादल भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ स्वयं को अग्नि में सौंप दिया और ऐतिहासिक जौहर रचा। इसीलिए इस दिन जौहर मेला लगता है कब? चैत्र कृष्ण एकादशी को चित्तौड़ में। अब अधिकार हो जाता है चित्तौड़ पर किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। कार्यभार सौंपता है खिज्र खां को, और चित्तौड़ का नाम खिज्र खां चेंज करके क्या कर देता है? खिजराबाद। इस पूरी गाथा को अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खेजाइन उल पतू या तारीख-ए-अलाई में बताया है, और इसमें इन्होंने इस दुर्ग का आंखों देखा वर्णन किया, और इस युद्ध का और इस ग्रंथ में इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया, और इस युद्ध का कारण क्या बताया है? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति को बताया। केवल इतना सा सिंपल। लेकिन पद्मावत ग्रंथ में इसका असली कारण बताया किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने, जो कि शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। 1540 में ये ग्रंथ लिखा गया, और इस ग्रंथ में ही कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जो कि संजय लीला भंसाली की पद्मावत मूवी में बहुत अच्छे से बता रखा है। और इस ग्रंथ में ही चित्तौड़ को शरीर माना है, रतन सिंह को हृदय, पद्मिनी को बुद्धि और अलाउद्दीन खिलजी को माया बताया गया है। एक इतिहासकार है फरिश्ता, उसने अपने ग्रंथ तारीख-ए-फरिश्ता में पद्मिनी को रतन सिंह की पत्नी नहीं बल्कि पुत्री माना है, जबकि रानी पद्मिनी श्रीलंका की राजकुमारी थी, और वहां पर रतन सिंह जाते हैं और इनके सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में ये इनसे विवाह करते हैं और उनको मेवाड़ लेकर आते हैं। और एक हीरामणि तोता होता है रानी पद्मिनी के पास, वो हीरामणि तोता मेवाड़ लेकर आते हैं, रानी पद्मिनी से विवाह कर लेते हैं, और फिर कैसे राघव चेतन रानी पद्मिनी से रतन सिंह विवाह कर लेते हैं और उन्हें मेवाड़ लेकर आते हैं, और फिर कैसे राघव चेतन से उनका दुश्मनी होती है, और फिर वो सब जाकर बखान रानी पद्मिनी का सौंदर्य का बखान जाकर अलाउद्दीन खिलजी से करता है, फिर वो कैसे चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। इन सब के बारे में हमने पद्मावत मूवी में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर बताने की मुझे जरूरत नहीं होगी शायद। फिर कर्नल जेम्स टॉड ने रानी पद्मिनी को रतन सिंह की पत्नी नहीं बल्कि भीम सिंह की पत्नी बताया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रतन सिंह के बाद में कौन शासक बनते हैं, तो खिज्र खां बनता है। अब खिज्र खां चित्तौड़ में रहता है या नहीं रहता है वो हम आगे देखते हैं।